खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। मौसम का मिजाज बदल रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और इस गर्मी से तमाम बीमारियां फैल रही हैं। उनसे कैसे बचा जाए, क्या कुछ प्रिकॉशंस बरते जाएं, इस पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं अंसारी हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर IA अंसारी। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग पसीने में नहाए हुए आते हैं घर पे और फिर ठंडा पानी पी लेते हैं, अगले दिन उनको जुकाम बुखार नगला हो जाता है, तो क्या कुछ बीमारियां फैल सकती हैं और क्या कुछ प्रिकॉशंस फॉलो किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आजकल जो टेम्परेचर, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जा रहा है दिल्ली में 47-48 डिग्री जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रिकॉशन तो ये है कि आदमी को इंडोर रहना चाहिए सॉरी। और अगर इंडोर नहीं भी रहना, उसकी अगर इंडोर से बाहर जाना है, आउटडोर रहना उसकी मजबूरी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बरतें। लाइक कपड़ा ढक कर रखें हमेशा अपनी बॉडी पर, और सन के सूरज की रोशनी के डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट में ना रहे, और जब भी वो और लिक्विड का रेगुलर इस्तेमाल करता रहे। और जिस तरह से आजकल बहुत गर्मी है, अगर आदमी ऑल ऑफ सडन बहुत चिल्ड अगर जो कुछ लेते हैं, पानी या कुछ भी किसी भी शक्ल में अगर लिक्विड लेते हैं, तो सडनली क्या है, गले पर असर पड़ता है उसका, जिसकी वजह से गले के अंदर कंजेशन हो जाता है, फीवर आ जाता है, जुकाम भी होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता है। पानी आप लें, लेकिन बहुत ज़्यादा चिल्ड ना लें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, ठंडा ना लें। बेशक है, इसके लिए आप एक नॉर्मल कर सकते हैं, टेम्परेचर को मिक्स कर सकते हैं, या आजकल जो अपने जो घड़े हैं, जिनको जो हमारे देसी है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। डॉक्टर साहब, बिहार में एक तरह की बीमारी फैल रही है, उसमें 11 दिनों में 60 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों पर खास तौर पर वो बीमारी बच्चों को जकड़ रही है। उस पर आपका क्या कहना है? केंद्रीय स्तरीय बैठक भी उसके लिए होनी है। देखिए, ये जो बीमारी है वो नई नहीं है। बेसिकली ये एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम होता है, जिसको हम लोग AES बोलते हैं, और ये हमारा ईस्टर्न यूपी और बिहार में हर साल होता है। रीज़न होता है ये एक जो है मॉस्किटो के काटने से होती है। तो मॉस्किटो उस एरिया में ज़्यादा मतलब ग्रो करते हैं, तो ये वहाँ होती है, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ब्रेन पर होता है। इसको हम लोग मस्तिष्क का बुखार भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। और जो है आम तौर पे ये अपने यूपी बिहार में पाया जाता है, और उसी के हिसाब से फिर आगे चल के उसको ट्रीट किया जाता है। कुछ बच्चों का जो इन्फेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा होता है, वो उनको ट्रीट नहीं कर पाते प्रॉपरली दिमाग के अंदर, इसको दिमागी बुखार भी हम लोग बोलते हैं आमतौर पे। तो इसलिए कुछ बच्चों की मौतें भी हुई, क्योंकि ब्रेन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, 21 जून को योगा दिवस है। भारतीय जनता मोदी ने इसका ऐलान कर दिया था। तो योगा की अगर बात करें तो क्या कहेंगे, कैसा फैसला है सरकार को और योगा से कितना फ़ायदा लोगों को होता है? देखिए, योगा तो कि हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी लीगेसी है, हेरिटेज है, जिसको हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड पहुँचाया है, मोदी जी ने पहुँचाया है, और इस पूरा आज हमारा देश ही नहीं, पूरा पूरा संसार इसका फ़ायदा उठा रहा है। और हम सब लोगों को योगा के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसका जो है मेडिकली भी बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, आपको मेडिकेशन की कम से कम रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आई थिंक हर हिंदुस्तानी को योगा का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो सेहतमंद है, चाहे वो बीमार है, मतलब जी। आजकल देखा जाता है कि जो यूथ हैं वो जिम में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिम में जाते हैं, 2-3 घंटे तक वो वजन उठाते हैं, सेहत बनाते हैं। तो आपको लगता है कि उसकी जगह जो नौजवान हैं, यूथ हैं, उनको भी योगा करना चाहिए? देखिए, ये ना एक्चुअली एक मिक्सअप होना चाहिए इस चीज़ का। मेरा मानना ये है कि आप 100% ना, ये एरोबिक्स, ये जो है आप इसको एनारोबिक बोलते हैं, जिम के अंदर जाना, ये इसमें क्या है कि बेसिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी को बहुत कम मिलती है, इन कंपैरिजन टू जब आप योगा कर रहे होते हैं या एरोबिक्स कर रहे होते हैं, तो आपको बॉडी को ऑक्सीजन काफ़ी मिलती है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मेरे हिसाब से 100% ना तो एरोबिक्स के, जो यंग की बात कर रहा हूँ मैं, 100% ना तो उनको एरोबिक्स करना चाहिए, ना 100% उनको जिम करना चाहिए। ये इट शुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ द जिम, एरोबिक्स एंड योगा। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारे क्रिकेट के भी, अभी मैंने कल परसों पढ़ रहा था, जो वेस्ट इंडीज़ का जो क्रिस गेल करके एक प्लेयर है, जो बहुत नामी प्लेयर है, वो कहता है मैं तो कोई जिम नहीं करता, मैं सिर्फ योगा करता हूँ।
तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है कि मतलब हमारी इंडिया के एक हेरिटेज को एक बंदा कर रहा है, इंटरनेशनल फेम का बंदा कर रहा है, एंड ही लुक्स टू बी सो फिट एंड फाइन एट द एज ऑफ 38 ईयर्स, मतलब 38 साल उसकी उम्र है। तो हम सब हमारी हमारे यंग्स को भी थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए। देखा गया है कि आप समाज सेवा में भी एक्टिव रहते हैं, आप कई जगह कैंप्स लगाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प आप करते हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस है आपका, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गरीब हैं उनके लिए अंसारी हॉस्पिटल क्या करता है? देखिए जो हेल्थ जो है वो एक आदमी का एक बेसिक उसका राइट है। जो हेल्थ जो है, हेल्थ फॉर ऑल जो है वो हमारे हिंदुस्तान में सबका राइट है। अगर गवर्नमेंट ने इसके लिए सारी सुविधाएं दे रखी हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि उसको प्राइवेट में कहीं कोई सुविधा लेनी है तो वो हमारे पास आ सकता है, हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है, और हम उसको वही मतलब उसी तरह से हम करते हैं, उसको एसेस करते हैं। आसपास की जो हमारी एनजीओज़ हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, वो एसेस करती हैं और उसकी जितनी हेल्प हो सकती है उसकी पूरी हेल्प करते हैं। कैंप्स की अगर बात करें तो कितने कैंप्स अंसारी हॉस्पिटल द्वारा लगाए जाते हैं और कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? देखिए बेसिकली हमारे जो कैंप के लिए जो टारगेट होते हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जहाँ अगर अंसारी हॉस्पिटल जो पैनल में है, जो दिल्ली पुलिस हो गया, उसके अलावा जो सीजीएचएस के जो पेशेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट्स हो गए, इसके अलावा भी हमारे जो एरिया के जो हैं जो लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनके सहयोग के साथ भी हम लोग लगाते हैं। कुछ स्कूल्स में लगाते हैं। जो ये होता है आपका क्लस्टर्स होते हैं, जो मतलब इस तरह के जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, जे क्लस्टर हो गए, या जहाँ पर स्लम टाइप के जो होते हैं वहाँ भी हम लोग लगाते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, सुनने में खबरें आती हैं कि डॉक्टर्स इलाज पूरा करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी मरीज़ नहीं बच पाता है, भगवान को प्यार हो जाता है। जो उसकी फैमिली होती है वो पूरा दोष डॉक्टर को देती है। अगर पेशेंट बच जाता है तो वो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, पेशेंट ख़त्म हो जाता है तो पूरा ब्लेम डॉक्टर के ऊपर होता है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हमारे समाज का एक ऐसा एक पार्ट है जो कि बहुत ही कष्टदायक है, मतलब बहुत ही दुखद है हम लोगों के साथ में, कि देख कोई भी डॉक्टर जो है वो अपनी तरफ से पूरी ही मतलब कोशिश करता है, जितने उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जितने उसके पास में संसाधन होते हैं, सबका इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए। और देखिए इसके बावजूद भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि जो अटेंडेंट हैं, पेशेंट के रिश्तेदार हैं, वो पूरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल को या डॉक्टर को देते हैं। देखिए इस तरह से ना ये गलत है। हमारे देश का एक पूरा कानून है, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलती है तो उसके लिए अलग से प्रावधान है, आप कंप्लेंट कीजिए। उसके लिए जो बॉडीज़ है वो इंक्वायर करेंगी, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको सज़ा देंगी, बट अपने हाथ से कानून लेना थोड़ा सा ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये इससे क्या है कि जो हमारे डॉक्टर का जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक समाज की सेवा में लगे रहते हैं, उनका भी थोड़ा मनोबल टूटता है। तो इसलिए डॉक्टरों का, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वैसे ही डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। एक डॉक्टर पर करीब 1600 पेशेंट आते हैं, जबकि जो हमारा WHO कहता है कि एक डॉक्टर के पास में 700 या 800 पेशेंट होने चाहिए। मतलब एक डॉक्टर के पास में डबल का उसका जो है बर्डन है। तो वो ऑलरेडी वो बहुत ओवर बर्डनड है, ओवर वर्कड है, और उनके साथ में अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है। मतलब देखिए डॉक्टरों को सिर्फ ये चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसको थोड़ा उसको एप्रिसिएशन मिल जाए, लेकिन अगर एप्रिसिएशन की जगह पर उसको गालियाँ मिलेंगी या उसके साथ में मारपीट होगी तो उसका मनोबल टूट जाता है। तो इससे एफिकेसी जो हमारी एफिशिएंसी है डॉक्टर्स की वो कम हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। चलिए एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। जैसा कि बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में बन चुकी है, कई सारी योजना मोदी लाए थे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार से पहले। उनमें एक थी आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत से क्या आपको लगता है कि एक ऐसी योजना थी जिससे एक बड़ा वोट बैंक मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद बड़ी जीत इसी वजह से मिली है? देखिए ये तो एक्चुअली पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, लेकिन देखिए डेफिनेटली जब एक आम आदमी के पास में कोई सुविधा पहुँचेगी तो वो डेफिनेटली उससे अफेक्टेड तो होगा, और उससे उसको बेनिफिट हुआ तो डेफिनेटली वो उसको कंसिडर करेगा, उस पार्टी को या उस लीडर को, जिस लीडर ने इस तरह की योजनाएं दी हैं। हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि हमारे दिल्ली में अभी ये योजना लागू नहीं हुई है। थोड़ा सा केजरीवाल नहीं होने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक देखो उनसे बेहतर है इस योजना से। देखिए ऐसा है कि वो सिर्फ एक OPD लेवल तक है ना सर। आयुष्मान जो है वो एक IPD यानी कि पेशेंट जो भर्ती पेशेंट होते हैं,
जिनको भर्ती की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन है, उसके लिए भी है। हाँ, दिल्ली सरकार पिछले साल 4-5 साल पहले लेके आई थी, जिसमें उन्होंने एक निकाला था, एक स्कीम थी RSPY के नाम से, तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो इस तरह की अगर कोई स्कीम हो और लोगों को अस्पताल में भर्ती का और ऑपरेशन का भी अगर कुछ बेनिफिट मिल जाए। हालांकि केजरीवाल सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि मतलब अगर किसी भी पेशेंट को सरकारी अस्पताल के अंदर डेट 1 महीने से बाद की मिलती है तो वो प्राइवेट के अंदर करा सकता है। बट कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हों कि जैसे कि आदमी डायरेक्ट जाए प्राइवेट के अंदर और वो अपना इलाज कराए, एडमिट होकर इलाज कराए, ऑपरेशन कराए। तो देखिए, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। हमारा काम तो काम करने का है सर। बाकी केजरीवाल की जो हेल्थ को लेकर स्कीम है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें या फ्री दवाइयों की बात करें, उसके लिए तो आप तारीफ़ करते हैं। हाँ, डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा है और इसका यहाँ नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत तारीफ़ हो रही है इसकी, और ये बड़ा अच्छा कदम है देखिए। और क्योंकि इसमें OPD के अंदर बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, तो जो OPD का जो और हॉस्पिटल का बर्डन है वो काफ़ी कम हो गया है। मीन्स जो हॉस्पिटल हैं, और ऐसा ही देखिए टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो OPD पेशेंट, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, उनकी एक अलग से होना चाहिए, और हॉस्पिटल से वहाँ पर सिर्फ कैजुअलिटी और IPD होनी चाहिए। मतलब हॉस्पिटल जो है OPD पेशेंट से ओवर बर्डन नहीं होने चाहिए। तो इससे काफ़ी जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है हॉस्पिटल का, हमारे DDO के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। तो DDO के डॉक्टर जो है फिर जो अपने इंडोर पेशेंट है, जो कैजुअलिटी पेशेंट, उनको ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और उसको लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। ये भी माना जाता है कि अगर सरकार ही सब कुछ फ्री देगी, इलाज, दवाइयाँ, सब कुछ, तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो चॉइस का मामला है। प्राइवेट के अंदर तो आदमी चॉइस पे आता है ना अपनी, कि उसको चॉइस है कि वो जा सकता है। तो जिसके पास चॉइस है या जिसको बेनिफिट उठाना है प्राइवेट का, वो प्राइवेट में आएगा सर। जिसके पास की जो सुविधाएं हैं उसको उठाना चाहता हूँ वो वहाँ जाएगा। तो हमारी समाज की कई कैटेगरी है सर, मतलब हम एक तरह का समाज, हमारे यहाँ एक तरह का समाज नहीं है। कुछ तो वो लोग हैं जिनको OPD के लिए भी बेचारे OPD के पैसे नहीं होते, तो उसके लिए केजरीवाल जी की जो है जो डिस्पेंसरी है, जो इन्होंने आम आदमी जो ये खोली है, क्लिनिक खोली है, इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। बाकी लोग जो इमरजेंसी के होते हैं वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है या उनके पास में कुछ मेडिक्लेम के कार्ड हैं या पैनल के कार्ड है, तो वो ऑब्वियसली प्राइवेट के अंदर आते हैं। तो ये एक बैलेंस बना मुझे है सर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं सर लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए, अब जैसे एक और आखिरी सवाल करूंगा। तमाम सांसद जो हैं वो, उनको बधाइयाँ मिल रही हैं हर कैटेगरी की तरफ से। आपको कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता होगा, आप हमारे दर्शकों को, जो नेता वगैरह देख रहे हैं BJP को, उनको आप किन शब्दों में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? सर, बहुत बहुत मुबारक हो BJP के लिए, और हमारे जो एरिया क्षेत्र के जो MP हैं मिस्टर प्रवेश जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे उम्मीद है आपकी सेकेंड इनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, और अगर कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं पिछली बारी में, तो इस बारी आप पूरी करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप लोग बहुमत से आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप बहुमत से करने वाले आदमी, जो सरकार होती है वो बहुत अच्छे फैसले करती है और पक्के फैसले करती है। क्योंकि वहाँ पर जो है कोई ये नहीं है कि सब किसी ने वो समर्थन दिया है, समर्थन लिया है, वो नहीं होता। तो उम्मीद है कि जनता को और फ़ायदा होगा इन 5 साल के अंदर। जो हर्षवर्धन है हेल्थ मिनिस्टर जो बने, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? वो तो हमारी कम्युनिटी के है, हमारी फैटर्निटी के है, और पहले भी रहे थे कुछ टाइम तक। जब इनिशियली पहले नहीं थे तो वो कुछ महीने या शायद 1 साल तक या 6 महीने तक थे वो हेल्थ मिनिस्टर। उसके बाद में उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ था, वो फिर इधर साइंस और टेक्नोलॉजी में चले गए थे। तो हर्षवर्धन जी तो हमारी दिल्ली की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है सेंटर की तरफ से जो स्कीम्स आएंगी, दिल्ली उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। और आई थिंक वो आज के डेट के अंदर वो एक इस तरह के मतलब एक पर्सन है जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से आते हैं और दिल्ली के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो मैं एज ए डेलीट मैं समझता हूँ कि मतलब हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ IA अंसारी, जिन्होंने मेरे तमाम पॉलिटिकल क्वेश्चंस का, सोशल क्वेश्चंस का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।